उम्मीदवारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आने वाले दिनों में पार्टियों के लिए मुसीबत बन सकता है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने भी इस मामले में नोटिस थमाने की तैयारी कर ली है। दरअसल 2021 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक सभी दल प्रत्याशी चुने जाने के 48 घंटे के भीतर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी अखबारों, आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रकाशित करें। यही नहीं, पार्टियों को यह भी बताना था कि दूसरे दावेदारों की बजाय आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी को ही क्यों चुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि जो दल सार्वजनिक रूप से जानकारी प्रकाशित नहीं करवाते हैं, उनकी सूचना 72 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट को दी जाए। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि निर्देश का पालन करना होगा और न करने की स्थिति में पार्टियों पर अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को भी एक ऐसा मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए कहा गया था जिसमें मतदाता एक क्लिक पर प्रत्याशियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सके। पिछले 15 दिनों में सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। अब इन पर सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों पर अवमानना की कार्रवाई की तलवार लचक रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जो समय सीमा निर्धारित है उसमें इसका प्रकाशन सुनिश्चित कराया जाएगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसके बारे में अवगत कराया गया है कि किस किस अवधि में उनके द्वारा किस प्रकार के समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाना है। यदि प्रकाशन नहीं कराया जाता है तो जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि कंटेम्प्ट की श्रेणी में आएगा, उसमें मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो उम्मीदवारों के बारे में जानकारी, राजनीतिक पार्टियों के भी अपने अपने तर्क हैं। आज के 48 घंटे के बाद जो हमारे पास में इस तरह की पृष्ठभूमि के लोग होंगे, उन सबके हम फॉर्म नंबर 7 जो होता है C7 जो उच्चतम न्यायालय ने कहा है उसमें प्रकाशित कराएंगे। निश्चित रूप से टीवी पे और समाचार पत्रों में जहाँ भी जो नियम प्रक्रिया करी जाएगी। अब आपराधिक प्रकृति की तो ये स्थिति हो चुकी है कि अगर आदमी 307 का मुकदमा है तब भी वो अपराधी है, 302 का है अपराधी है, 376 है अपराधी है और 188 का है वो भी अपराधी। अब क्या करें, अपराध की परिभाषा इतनी ज़्यादा ब्रॉड कर दी है कि चुनाव के अंदर तो एक खर्चा बढ़ने वाली स्थिति है, लेकिन फिर भी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन सराखों पर है। और आप देखिएगा आज के 48 घंटे के बाद आपको बाकायदा जो C7 है जो भी अपराध प्रवृत्ति सब मिलेंगे। जिन जिन प्रत्याशियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उनके C7 फॉर्म आज हम प्रस्तुत करने वाले निर्वाचन आयोग के समक्ष और लगभग 50 प्रत्याशियों के फॉर्म हम अब जमा कर चुके हैं। और जिन प्रत्याशियों के बारे में हमें पता चला है कि उनके आपराधिक रिकॉर्ड है, उसके बारे में बारीकी से स्क्रूटनी की गई है, पार्टी के स्तर पर विचार विमर्श किया गया है और किसी वजह से कोई छोटे मोटे अपराध यदि कायम भी हैं तो पार्टी के द्वारा तय किया गया है कि उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य, पार्टी के पक्ष में किए गए कार्य, समाज हित में किए गए कार्य को देखते हुए उनको टिकट दिया गया है और ये सब जानकारी हम निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और चलिए इस पूरे मामले को और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बघेल जी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सुनील जी, पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे। जिस तरह से देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिए, इसमें निर्वाचन आयोग का क्या रोल है और पार्टियां जो है, जो दल है, राजनीतिक दल, उनका क्या पक्ष है? देखिए ऋतु, ये बहुत संवेदनशील मामला था और सुप्रीम कोर्ट की लंबे समय से प्रयास रहा है कि राजनीति में स्वच्छ लोग सामने आए, अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण दूर हो। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए रखना चाहूँगा कि पिछली बार जब ये फैसला आया था तो वह बिहार में हो रहे चुनावों को लेकर के एक याचिका दायर की गई थी और आप आश्चर्य करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के लगातार निर्देशों के बावजूद भी बिहार के चुनावों में लगभग 67% जो प्रत्याशी थे वो आपराधिक पृष्ठभूमि के थे। अच्छा, जहां तक अब MP की बात करें तो अभी अंतिम आंकड़े तो आना शामिल है, अभी आना बाकी है क्योंकि आज नामांकन की तिथि पूरी हो चुकी है और नाम वापसी के बाद सारे अंतिम आंकड़े आएंगे कि कितने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी हैं। लेकिन ऋतु में यहाँ स्पष्ट कर दूं कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अपनी तरह से व्याख्या के चलते उलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा था और उसकी मंशा को समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट की मंशा यह थी कि जब आप आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की जानकारी सार्वजनिक करेंगे, उनको पार्टियों को अपनी वेबसाइट पर डालना था, एक लोकल और एक नेशनल डेली में डालना था, उनके फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी देनी थी कि किस अपराधी के ऊपर क्या मामले दर्ज हैं। अच्छा, मामले दर्ज होने की व्यवस्था तो पहले भी रही है, लेकिन एक जो नई बात थी 10 अगस्त 2021 के इस आदेश में, वह नई बात यह थी कि पार्टियों से कहा गया था
कि मान लीजिए कि किसी चुनाव में 4 प्रत्याशी हैं, मतलब 4 दावेदार हैं किसी एक पार्टी से, जी। और जिस पार्टी ने जिस दावेदार को, जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है, तो पार्टी को यह भी स्पष्ट करना होगा कि आपराधिक प्रकरण होने के बावजूद उस व्यक्ति विशेष प्रत्याशी को ही टिकट क्यों दिया गया। इसके अलावा जो दूसरे प्रत्याशी थे, तो क्या कारण थे कि दूसरे प्रत्याशियों को दरकिनार किया गया और आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद भी किसी पर्टिकुलर प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। जी। अब जाहिर है कि यदि ये चीजें जानकारी सामने आती है तो चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो, उनके अंदर असंतोष की आग जो पहले से भड़की हुई है, जी। यदि यह कारण सामने आते समय से पहले तो और भी बगावत की स्थिति पैदा होती। जी। और अब राजनीतिक दल अपनी गलतियां कुछ इस तरह सुधारने की बात कर रहे हैं कि जब तक नामांकन नहीं हो जाए तब तक प्रत्याशी फाइनल नहीं होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऋतु मैं स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत स्पष्ट है जी। कि नामांकन की जो पहली तारीख है, अधिसूचना है, उससे 2 सप्ताह पहले या जब आपने घोषणा की है, भले वो अलग अलग टुकड़ों में की है, तो जब भी आप प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे उसके 48 घंटे के भीतर उसका प्रकाशन करेंगे वेबसाइट पर, फेसबुक, सोशल मीडिया और सभी अकाउंट पर। बिल्कुल सुनील जी, क्योंकि देखिए समय की जो अवधि थी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दी और आदेश भी जारी कर दिया। हालांकि भले ही राजनीतिक दल इसका अभी कह सकते कि पालन नहीं कर रहे हैं, अब इसके बाद क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं होंगी ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।